बच्चों, थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर में मैं उसी विषय को आगे बढ़ाऊंगा जिसकी चर्चा अपन कर रहे थे गत व्याख्यान में। नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर नियो। और जैसा कि मैंने बताया था कि नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग मूल रूप से विकासशील या विकसित देश जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के थे वो करने लग गए थे 1960 के दशक से। मैंने बताया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है कुल मिलाकर उस पर विकसित देशों का कब्जा, विकसित देशों का एकाधिकार था। जो 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कायम हुई वो ब्रेटन वुड्स समझौते के आधार, सम्मेलन के आधार पर बनी थी और इसमें निर्णायक भूमिका तो विकसित देशों की थी और इसके कारण से विकासशील देशों को उचित सहायता, विकास के उचित अवसर नहीं मिल पा रहे थे। जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं थी उस पर भी कुल मिलाकर विकसित देशों का ही की ही निर्णायक भूमिका थी। उनके बनाए गए मापदंडों के अनुसार ही अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का व्यापार का संचालन हो रहा था। तो इन सब में सुधार करने की मांग विकासशील देश लगातार करते रहे थे। मैंने इसके अर्थ के बारे में बताया, इसके जो विविध पहलू है उसके बारे में बताया था। आज मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में जो व्यवस्थित रूप से मांग और जो कदम उठाए गए उसके बारे में एक बार पुनः आपको इसको अपडेट कर देता हूँ कि किस प्रकार विकासशील देशों ने नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग के लिए संघर्ष किया। सबसे पहली बार गुटनिरपेक्ष ये मूल रूप से गुटनिरपेक्ष आंदोलन के ही इंसिस्टेंस पे की जीत पर हुआ कि ये मांग प्रमुखता से आगे बढ़ी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के काहिरा शिखर सम्मेलन में इसके ऊपर चर्चा शुरू हो गई थी और लुसाका शिखर सम्मेलन जो 1970 में था हुआ, जाम्बिया की राजधानी लुसाका में नाम का शिखर सम्मेलन, उसके अंदर औपचारिक रूप से जो नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसकी मांग की गई और इस संकल्प के अंतर्गत गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन जॉर्ज टाउन में हुआ, गुयाना में 1972 में, और उसके ऊपर उन्होंने एक कार्य योजना तैयार की। उसके बाद हम देखते हैं कि 1973 में अल्जियर्स गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में इसको और भी ज्यादा प्रमुखता से हाईलाइट किया गया और मांग की गई कि जो विकासशील देश है, ये कहा गया वो लगभग संसाधनों पर 75% उनके पास संसाधन है, लेकिन संपूर्ण विश्व में आय का मात्र 30% ही उनके पास है। तो ये जो मिसमैच है, ये जो इम्बैलेंस है, ये जो असंतुलन है आर्थिक विकास का, अर्थव्यवस्था का, वो खत्म होना चाहिए, उनकी ये मांग रही। और कालांतर में और भी मांगे जुड़ती चली गई, जैसे कि हम देखते हैं 2000 के बाद के दशकों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन उतना सक्रिय नहीं रहा, लेकिन जो क्षेत्रीय संगठन है, भारत जैसे विकासशील देश अनेक मंचों पर ये मांग करते रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है, जिसकी वजह से विकासशील देशों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जो कार्बन उत्सर्जन है वो मूल रूप से विकसित देशों के द्वारा किया जाता है। जो पर्यावरणीय प्रदूषण है उसके लिए जिम्मेदार विकसित देश हैं, तो उनको इसको कम करने की जिम्मेदारी भी उनको ही लेनी पड़ेगी, जिससे कि विकसित देश पीछे हटते रहे हैं, क्योतो प्रोटोकॉल से भी पीछे हटते रहे हैं। पेरिस शिखर सम्मेलन जो हुआ पर्यावरण के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, उसमें भी विकसित देश जिम्मेदारी लेने से पीछे हटते दिखे हैं। तो इन विकासशील देशों की मांग रही है कि विकसित देश जो है वो आर्थिक विकास के मामले में वो विकासशील देशों के प्रति संवेदनशील रुख अपनाए और विकासशील देश जो है ना वो कुल मिलाकर वो अर्थव्यवस्था के संचालन में उनकी भूमिका भी होनी चाहिए। और इसी अल्जियर शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1974 में नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने की घोषणा के प्रस्ताव पारित किए और तब से लेकर जो है वो 3 प्रमुख घटनाएं हुई है नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना की दिशा में। एक तो जो मई 1974 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने महासभा ने अपने छठे विशेष सत्र में एनआईओ को स्थापित करने की घोषणा को पारित किया और इसी घोषणा में संयुक्त राष्ट्र सदस्यों ने यह भी घोषित किया कि नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को स्थापित करने हेतु जो भी कार्य विकसित और विकासशील देशों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए करने की
संभावना बनेगी वो किए जाएंगे। यानी कुल मिलाकर इसी संबंधित ये भी बात है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों ने ही इसी नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को स्थापित करने के लिए उत्तर दक्षिण संवाद की महत्ता को ये महत्ता को सामने रखा था। उत्तर दक्षिण संवाद का मतलब था विकसित देश और विकासशील देशों के बीच में सहयोग संवाद, जिससे कि जो भी मतभेद के मुद्दे हैं उनका हल किया जाए और विकासशील देशों की बात सुनी जाए। दूसरा पक्ष इसका ये भी था कि जो दक्षिण दक्षिण संवाद यानी कि विकासशील देशों के बीच में आपस में सहयोग, आर्थिक सहयोग, जिससे कि विकसित देशों के ऊपर निर्भरता कम हो सके। जो दूसरी कार्रवाई थी वो थी नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए बनाए गए कार्यक्रम के बारे में। महासभा ने, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने छठे विशेष सत्र में जो एनआईओ की पहल की थी उसके कार्यक्रम का एक प्रस्ताव पारित किया और इस प्रस्ताव में विस्तार से एनआईओ की स्थापना के लिए विभिन्न नीतियां, कार्यक्रम इत्यादि का पूरा वर्णन किया गया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल तेल की कीमतों में होने वाली वृद्धि विकासशील देशों की कठिनाइयों को कम करने हेतु एक विशेष योजना के तहत किया जाए, क्योंकि हम जानते हैं दुनिया की कीमतें विकास की पूरे मानदंड विकास की पूरी प्रकृति कच्चे तेल के ऊपर निर्भर करती है। और इसी प्रकार अन्य प्रकार के उद्योगों के बारे में भी ये इस तरह से निर्णय विकासशील देशों के ध्यान में रख के लिया जाए। और फिर तीसरा, जो जब दिसंबर 1974 में महासभा ने अपने 29वें अधिवेशन में एक संकल्प, एक चार्टर को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, जो आर्थिक अधिकार का कर्तव्य चार्टर इस नाम से जानते हैं, चार्टर ऑफ इकोनॉमिक राइट्स एंड ड्यूटीज इस नाम से जाते हैं। और इस घोषणा पत्र यानी चार्टर की उद्देशिका में यानी प्रस्तावना में ही चार्टर के उद्देश्य को स्पष्ट किया गया और ये कहा गया कि विकसित तथा विकासशील देशों के हितों को समानता तथा स्वतंत्रता पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की नई प्रणाली की स्थापना के लिए एक तंत्र को गठित किया जाएगा। और इसी चार्टर के अध्याय 2 में राज्यों के आर्थिक अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन मिलता है ना। तो ये जो है कुल मिलाकर नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा उठाए गए कदम थे। और जो राज्यों के आर्थिक अधिकार की चर्चा इस चार्टर ने की 1974 दिसंबर में लाए चार्टर के द्वारा, उसमें अनेक अधिकार हैं, जैसे अपनी आर्थिक प्रणाली को चुनने का अधिकार, प्राकृतिक संसाधनों पर स्थायी प्रभुत्व संपन्नता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संलग्न होने का अधिकार, उत्पादक संगठन से संबद्ध होने का अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार, प्रौद्योगिकी यानी टेक्निक का अनंतरण, हस्तांतरण, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक एक चीज का देखें तो ये राज्यों की विकासशील देशों की संप्रभुता, आर्थिक प्रगति से जुड़ा हुआ पूरा विषय है, क्योंकि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी वो विकासशील देशों के संसाधनों पर कब्जा जमाए हुए और इसके माध्यम से उनकी संप्रभुता को प्रभावित कर रही थी। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आर्थिक प्रणाली, जैसे अमेरिकी गुट का ये दबाव रहता था कि वो पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाए, सोवियत गुट का ये दबाव रहता था वो साम्यवादी विकास के मॉडल को अपनाए। तो इन सब से मुक्ति पाकर उनको अपनी इच्छा अनुसार अपने आर्थिक मॉडल चुनने का अधिकार हो, अपनी संप्रभुता को रक्षा करते हुए अपने संसाधनों पर अपना अधिकार हो, और अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक नीति निर्माण है उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो। जो प्रौद्योगिकी टेक्निक है वो भी उनको लेने का और प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। तो ये कुछ आर्थिक अधिकार राज्यों के ये इसमें इन्यूमरेट किए गए थे, इसमें इसकी व्याख्या की गई थी। इसी चार्टर में अध्याय 2 में कर्तव्यों का उल्लेख है, राज्य के कर्तव्य, जैसे विश्व व्यापार की अभिवृद्धि, विस्तार तथा उदारीकरण का कर्तव्य, निशस्त्रीकरण द्वारा मुक्त किए गए संसाधनों के उपयोग का कर्तव्य, अत्यधिक अनुगणित राष्ट्र के साथ व्यापार करने का कर्तव्य, मूल्यों को सूचीबद्ध करने का कर्तव्य, विश्वव्यापी वस्तु करार का कर्तव्य, है ना। तो ये जो है ना ये करना चाहिए, राज्यों को करना चाहिए, और जिससे कुल मिलाकर एक नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना हो और विकासशील और विकसित देशों के बीच जो विवाद है वो कम हो, खत्म हो, और नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कायम हो, दुनिया में एक न्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हो सके। इसी के क्रम में उत्तर दक्षिण संवाद, दक्षिण दक्षिण संवाद, G20 का गठन, है ना,
G77 और ये बहुत तरह के जो है ना इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी स्थापित किए गए। कालांतर में हम देखते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के साथ साथ जो क्षेत्रीय संगठन थे, चाहे वो आसियान हो, सार्क हो, या फिर अफ्रीकन यूनियन हो, ओएयू हो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, तो ये सारे के सारे संगठन जो है क्षेत्रीय स्तर पर नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को न्यायपूर्ण, जो कि न्यायपूर्ण हो, उसकी मांग उठाते रहे लगातार। और यही कारण है कि नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था निरंतर एक एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बना रहा अंतर्राष्ट्रीय जगत में। हम देखते हैं कि जो 1995 में फिर से बाद में WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना होती है, वह भी इन्हीं नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के की मांग को ध्यान में रखकर होती है। और विश्व व्यापार संगठन की WTO की स्थापना के बाद तो ये विकासशील देश काफी मुखर भी हुए हैं, यानी इन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के बावजूद जो भेदभाव और असमानता की बातें हैं, उनके ऊपर प्रखर मुखर विरोध भी होता रहा है, चाहे वो पेटेंट का मामला हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मामला हो, या फिर कृषि सब्सिडी का मामला हो, ना, औद्योगिक उत्सर्जन, कार्बन उत्सर्जन का मामला हो, क्लाइमेट चेंज का मामला हो। इन सब में WTO के बाहर भी, WTO के अंदर भी विकासशील देशों ने काफी मुखर विरोध किया है विकासशील देशों के हित में। और नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अभी तक स्थापित होगी ऐसा मान नहीं लेना चाहिए, इसलिए संघर्ष अभी भी विकासशील देशों का निरंतर जारी है।